नमस्कार, मैं संदीप सिंह करवार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल जियो क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भारत। आज हम भारत के परिचय को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत की लंबाई चौड़ाई या भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत को कौन कौन से देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगर मैं क्रमशः बात करूं, आज हम किस किस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो है ग्लोब पर भारत की स्थिति कैसी है। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे भारत की अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत का पूर्वतम बिंदु तथा पश्चिम बिंदु तथा उत्तरतम बिंदु तथा दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं। इसके बाद भारत के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तथा भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है देशों में, उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क रेखा, जो कि भारत को दो भागों में बांटती है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हम उन राज्यों के बारे में भी ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे मानक समय रेखा, जिससे पूरे भारत में एक साथ एक समय होता है। उस मानक रेखा घड़ी में एक समय एक ही टाइम होता है, वह एक मानक रेखा के कारण होता है। तो हम उस मानक रेखा की बात करेंगे तथा वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत के वो राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, उन राज्यों की बात करेंगे। इसके बाद हम भारत की स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा की बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी उसका हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो इधर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत, जिसे अंग्रेजी में इंडिया तथा हिंदुस्तान भी कहते हैं और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नामों में इसे आर्यावर्ती या भरतखंडे भी कहा जाता है। वैदिक पुराणों या धार्मिक ग्रंथों में इसे भरतखंड या यहाँ पर भरत नाम के एक प्रतापी राजा होने के कारण प्राचीन काल में इसे भरतखंड या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये आर्य तथा श्रेष्ठ लोगों की भूमि की होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा गया। तथा हिंदुस्तान की अब मैं नामकरण में आ जाऊं तो सबसे पहले मैं भरतखंड, जो भरत नाम के राजा पर भरतखंड या भारतवर्ष नाम का जो देश पड़ा या देश बना, जिससे ही वर्तमान में हम भारत नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया नाम, जैसा कि इधर हम देखें सिंधु नदी यहाँ से निकलती हुई जम्मू कश्मीर से निकलती हुई, चूँकि अब वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर तथा आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु को हम अंग्रेजी में इंडस कहते हैं और इसी के नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया था। और इसी जो इंडस नदी थी, अंग्रेज़ों ने इंडस से इधर रहने वाले लोगों को इंडियन तथा इधर की जगह को या इधर के क्षेत्र को इंडिया कहा तथा इस कारण यह इंडिया नाम पड़ा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान शब्द का भी यही रूप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अरबी लोग आए, जो अरब देश से जो लोग आए वो अरबी कहलाए। तो अरबी जो लोग आए तो अरबी भाषा में जो सा का उच्चारण है वो हा होता है। अब मैंने ये आपको शब्द क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने भी सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोगों को सिंधुभाषी या सिंधुस्तान या सिंधुस्तानी कहा, लेकिन वहाँ पर सा की जगह हा का उच्चारण करते हैं, उनके शब्दकोश में सा नहीं है। तो यही कारण है कि उन्होंने सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बुलाया तथा इस क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आर्यावर्त। तो आर्यावर्त ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आर्य लोग रहते थे।
अब इसके बाद मैं बात करूं इसका क्षेत्र, इसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है। ग्लोब पर स्थिति का मतलब है कि समूची पृथ्वी, ग्लोब किसे कहते हैं। मैं आपके भूगोल की सीरीज जब बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा, अक्षांश देशांतर रेखाएं, ग्लोब, मानचित्र। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए ग्लोब किसे कहते हैं। नहीं पता कोई बात नहीं, आप इससे जानें। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक सूक्ष्मतम नमूना, मतलब समूची पृथ्वी को पृथ्वी का अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका एक छोटा सा मॉडल या नमूना हमारे सामने होता है, जिससे हम पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ग्लोब पर अगर हम देखें या पूरी पृथ्वी पर देखें तो भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व। कौन सी है? देखो इधर मैं आपको थोड़ा इसको इरेज बाद में कर देंगे, आपको दिखाई देगा। अगर बात करें पूरी पृथ्वी है हमारी, इधर पूरी पृथ्वी गोल है। अगर इसकी बात करें तो बीच में एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। इसके बाद एक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा, जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं। ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो अब हम बात करें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वीडियो को जब हम देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि ऊपर आप देखोगे तो ऊपर उत्तरी ध्रुव तथा नीचे दक्षिणी ध्रुव है। अब साउथ लैटिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड, जबकि हमारे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, मतलब इधर के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और दक्षिणी ध्रुव 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाते हुए जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यही कारण है कि भारत की जब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तब हम यहाँ बात करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री के अंतर्गत 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अगर जाएं तो हम 8 डिग्री इधर और अक्षांश देशांतर रेखाएं ग्लोब के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। तो हमने पूरी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो गोलार्ध कौन से गोलार्ध में है? यह उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतरी विस्तार देखें तो यह पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ग्लोब पर भारत की स्थिति है। देशांतर भी ऐसे ही हैं। अक्षांश, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं, 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हैं, और तो दोनों रेखाएं 90 और 90 हैं और 0 है। 90 डिग्री जो अपने आप में रेखा नहीं है, वह केवल बिंदु मात्र है। तो इधर हमने चर्चा की अक्षांश रेखाओं की। थोड़ा हम देखें देशांतर रेखाओं के बारे में। इधर हम पूर्व की तरफ चलते जाएं, ये गिनी की खाड़ी के समीप दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो इधर हम बात करें, इधर पूर्वी देशांतर तथा इधर पश्चिमी देशांतर। अगर देशांतरों की संख्या देखें तो 360 होती हैं, 180 या 180 पूर्व की तरफ तथा 180 पश्चिम की तरफ। आप कहोगे सर आपने ये थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया, इससे आपको जिसको अक्षांश देशांतर रेखाओं के संबंध में थोड़ा डाउट है उनको यहाँ क्लियर कर दिया। जिसको नहीं पता उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। इसके बाद हम देखें अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात की। इसके बाद हम इधर देखेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत की स्थिति के संबंध में।
तो भारत की अक्षांश देशांतर रेखाएं अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री पॉइंट 4 मिनट 8 डिग्री पॉइंट 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सर आपने एन एल लिखा, एन का मतलब होता है नॉर्थ, एल का मतलब है लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड 8 डिग्री पॉइंट 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री पॉइंट 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये हमारी भारत की अक्षांशीय विस्तार है, ये हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यह यूपीएससी, नेट तथा एमपीटेट तथा अन्य एग्जामों में व्यापम, पीएससी, पीसीएस आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार आया है, जिसमें भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार है तथा यह निम्न भागों में बांट दिया जाता है तथा हमें उस सही भाग को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार है यहाँ से, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री पॉइंट 7 मिनट, कितना है, और इसकी क्या है ईस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। क्या करेंगे हम, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री पॉइंट 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर हम बात करें तो 97.25 या 97 डिग्री दशमलव 2 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश को कहते हैं, लॉन्गिट्यूड देशांतर को कहते हैं। तो भारत का देशांतर 68 डिग्री पॉइंट 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पॉइंट 25 पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद थोड़ा मैं इधर बता दूं अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार के बारे में, तो लगभग हमें ज्ञात होता है इन दोनों के मध्य जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का लगभग अंतर है। यह अंतर भारत की भौगोलिक दशाओं को तथा राजनीतिक दशाओं को अवश्य ही प्रभावित करता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा भौगोलिक दशा के बारे में बताऊं। देखो क्या होता है, ये देशांतर की बात करूं तो हमको पता है पृथ्वी पूरा अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है, करेक्ट 24 घंटे में लगाती है। तथा पृथ्वी पर कितने देशांतर होते हैं, तो मैंने अभी बताया पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर होते हैं। 360 देशांतर होते हैं, 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम। मान लो कि एक ग्लोब पर मैं एक बिंदु बनाता हूँ, जैसा कि सबको पता है या आपको पता होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। तो अगर कोई किसी एक बिंदु पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंच रही हैं, पृथ्वी उसी दूरी पर से घूमती हुई उसी दूरी पर आने में जो समय लगेगा वो 24 घंटे का होगा तथा वो कितने देशांतर घूम जाएगी, या हम इसका विपरीत देखें तो सूर्य कितने डिग्री देशांतर घूम जाएगा। तो सूर्य पूरे 370 डिग्री घूम जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि सूर्य को पूरी पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में टोटल जो समय लगता है, या पृथ्वी को अपनी धुरी में घूमने पर जो इतना समय लगता है वो 24 घंटे हैं। तो मान लो कि हम 24 घंटे को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा, जो कि एक घंटे में 15 डिग्री सूर्य की रोशनी पहुंचती है। अब यहाँ मैं आपको बताऊं 15 डिग्री एक घंटे समय लगता है, तो प्लस या मल्टीप्लाई 2 करूं या इंटू 2 करूं या इसमें प्लस 15 का ही कर दूं, तो टोटल जो आंसर आता है वो आता है 30 डिग्री। 30 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की
बीच का जो अंतराल है वो 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तब यहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तब तक यहाँ कोई व्यक्ति अंधेरे में ही रहेगा। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने में जो समय लगेगा वो यहाँ से 2 घंटे बाद लगेगा। यानी 2 घंटे पहले सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं लोग सौराष्ट्र के लोगों से। सौराष्ट्र के या गुजरात के लोगों से पहले अरुणाचल प्रदेश के लोग पहली सूर्य की रोशनी लेते हैं। तो समझ में आया, क्योंकि 2 घंटे बाद ही सूर्य यहाँ पर चमकेगा। तो दिनचर्या में भी लगभग 2 घंटे का समय होता है। जितनी सुबह की जो क्लासेस होती हैं, सुबह जब हम उठना होता है, वो यहाँ की अपेक्षा यहाँ के लोग पहले उठते हैं। तो उठने का मतलब ये नहीं है, या पहले जागने का मतलब ये नहीं है कि ये मेहनती या परिश्रमी लोग होते हैं। यहाँ जागने के कारण वही देशांतरीय विस्तार है, जिसके कारण सूर्य वहाँ पहले उदय होता है, गुजरात में बाद में। तो चूँकि समय एक सा रहता है, क्योंकि हमारे भारत में एक ही मानक समय रेखा है, एक ही मानक रेखा समय होने के कारण यहाँ पर पूरे भारत में एक साथ एक ही बजते हैं। चूँकि बांग्लादेश में अलग समय होता है, पाकिस्तान में अलग समय होता है, क्योंकि उनकी अपनी आप में एक मानक रेखा होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत के कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का मतलब होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वर्ष में एक बार कर्क यहाँ तक सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती है, फिर वो दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो उत्तरायण होगा, फिर दक्षिणायन होगा। लेकिन इसका मानना ये है कि वर्ष में सूर्य की एक बार सीधी किरणें पहुँचती हैं। उस हद तक उसे कहते हैं कर्क रेखा। तथा कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अधिक यानी कर्क रेखा भूमध्य रेखा के मध्य के क्षेत्र सूर्य की अत्यधिक गर्मी लेते हैं तथा यह क्षेत्र कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि दिन रात के जो अंतराल है वो यहाँ पर कम होता है तथा यहाँ पर ज़्यादा होता है। कम का मतलब होता है सबसे जो कम है, अच्छा केरल जो तमिलनाडु या केरल वाला पार्ट है वहाँ पर 45 मिनट का शायद अंतर होता है, पक्का 45 मिनट का अंतर होता है। दिन रात में लगभग 12 घंटे के दिन रात होते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो सर्दियों में यहाँ पर 4 घंटे का अंतर होता है, लगभग एवरेज की बात कर रहा हूँ। तथा गर्मियों में भी 4 घंटे का अंतर होता है। अब ये 4 घंटे कौन कौन से होते हैं? सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो यह दिन रात के जो अंतराल के बारे में है, समय के अंतर, तथा यह दिन के अंतर के समय जोन के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। पूरा भारत कितने क्षेत्रफल में बटा हुआ है? तो पूरा भारत जो बटा हुआ है उसका क्षेत्रफल अगर हम किलोमीटर में निकालें, सर आप कहोगे सर आप वर्ग फीट में निकालें। जिस प्रकार हम प्लॉट या किसी क्षेत्र को या एरिया को हम गज में, फीट में या हम किसी मीटर में निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको हम वर्ग किलोमीटर में निकालेंगे। तो वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल है वो है कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह आंकड़ा आपको किसी राज्य के आंकड़े बदलते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि राज्यों की सीमाएं परिवर्तनशील रहती हैं या रहेंगी ये कह नहीं सकते, लेकिन हो सकती है। लेकिन देश की सीमा में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि मैं किसी के ज़मीन को हत्या लूँ या कब्जा कर लूँ, या भारत भी किसी के क्षेत्र को अपने में नहीं मिलाएगा। यही कारण है कि यह जो आंकड़ा है हमें याद करना है, यह आंकड़ा कभी भी परिवर्तित नहीं होता। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है। तथा इसके बाद मैं बात करता हूँ इस क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में
यह क्षेत्रफल विश्व के 7वें स्थान पर भारत को लाता है। विश्व के जितने भी देश हैं, देश कितने हैं? देश 200 से अधिक हैं। कई देश ऐसे हैं जो देशों की श्रेणी में रखें या नहीं रखें। यही कारण है कि कोई देश को हम देश मानते हैं, किसी देश को नहीं मानते। अगर हम 2001 के समथिंग जब डेटा था, उसमें 195 देश थे। शायद अब कुछ देश और बढ़ गए हैं, तो 200 से अधिक देश हैं। तो वो देश, इन सब देशों को मिलाया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व के सभी देशों में 7वां स्थान भारत रखता है। अब 7वां स्थान कैसे रखता है, मैं आपको बताता हूँ। इधर थोड़ा मैं आपको बताऊँ, आपको शायद देखें, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसकी पिक्सल को चेंज करें। हाँ, आप चेक करें मोबाइल का पिक्सल, कौन से पिक्सल में वीडियो चल रही है। अगर इधर देखें तो हम याद करने का तरीका बता रहा हूँ। विश्व में अगर हम विश्व के मानचित्र को हम देखते हैं, थोड़ा इधर देखें, गौर करें। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जहाँ पर यह कनाडा, यह अमेरिका, ये यूरोप और एशिया का भाग है। मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, तो डाउट ना करें। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और इधर आपका अफ्रीका है। थोड़ा जल्दी बनाया। तो इधर देखें, याद करने का तरीका, सबसे बड़ा जो देश है वो है हमारा रूस। कौन सा देश है? रूस देश, जस्ट ऊपर है रूस देश। अगर पूरे भारत देखा जाए तो रूस यहाँ पर है, सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा है कि 2 महाद्वीपों में आता है। इसके बाद हम बात करें, दूसरे नंबर पर जो देश है वो है आपका कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा के बाद जब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश, मतलब उससे छोटा, वो है यूएसए। यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा अमेरिका भी कहते हैं। इसके बाद जो देश है आपका चीन। चीन यहाँ से लगभग यहाँ से है, वो पूरा भारत के ऊपर से। चाइना। इसके बाद आता है ब्राज़ील, जहाँ से अमेज़न निकलती है, वो है एनाकोंडा, जो आपने मूवी देखी होंगी, वो सभी यहाँ पर होता है। ब्राज़ील, रसिया या रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। अगला आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है भारत। तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 देश भारत से बड़े देश हैं, तथा इसके क्षेत्रफल को थोड़ा हम अनुमान लगाएं, या इससे हम लगा सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल उस देश के क्षेत्रफल से 13 गुना बड़ा है, या मतलब भारत के ब्रिटेन के क्षेत्रफल में हम 13 का गुणा कर दें तो लगभग भारत का क्षेत्रफल आता है। मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जिस देश में माना जाता था कि पूरी पृथ्वी पर उस देश में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। इसे इसलिए कहते थे कि ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन का पूरी विश्व में लगभग अधिकांश देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, तथा और 24 घंटे में कहीं ना कहीं सूर्य तो ब्रिटेन के साम्राज्य में उग रहा ही होगा। यही कारण है, इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। तो उस ब्रिटेन से हम कम से कम 13 गुना बड़े हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो पृथ्वी पर कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा के बारे में मैंने अभी बताया
कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उस दूरी तक, उस लक्ष्य तक स्पर्श करने के बाद फिर वह दक्षिणायन होने लगता है। वह रेखा उस दूरी को, मतलब उस पर्टिकुलर एक लाइन बना रखी है हमने, उस लाइन, काल्पनिक रेखाएं, ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं, अक्षांश देशांतर रेखा सभी काल्पनिक हैं, अपनी सुविधा की दृष्टि से बात की है। तो ये रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के जस्ट मध्य से गुजरती है, तथा इसकी अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, ये लैटिट्यूड की संख्या में नहीं आते, यह अक्षांश रेखाओं की संख्या में नहीं आते, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जैसा आप सोच रहे होंगे कि सर अक्षांश रेखाओं में क्यों नहीं आते, तो मैं आपको बताऊं, ये अक्षांश रेखाएं ही हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो प्रत्येक ही अक्षांश रेखा है। अगर पृथ्वी पर कहीं भी बिंदु बना दिया जाए किसी भी मिनट पर भी, तो वो भी अपने आप में एक अक्षांश रेखा है। तो वह कम से कम 180 तो हम डिवाइड कर ही देते हैं, उसके बीच का भी कोई अक्षांश हो तो उसको पर्टिकुलर भी बनाया जाएगा, क्योंकि कोण तो बनेगा बनेगा। अक्षांश का मतलब होता है किसी एक अक्ष से किसी पर्टिकुलर समान स्थान पर जो अंश बनता है तो बनेगा। लेकिन ग्लोब पर सुविधा की दृष्टि से 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 90 हैं। कितनी ही दक्षिण में हैं, तो 90 हैं। इसलिए बात करते हैं तो 1 अंतराल देखा जाएगा कितने डिग्री के अंतर पर, तो ठीक है। तो 1 डिग्री के अंतर पर वो 90 हैं। तो उसी हिसाब से हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार भी हमारा यहाँ तक है, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर से 97 या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको बात समझ में आई। इसके बाद मैं कर्क रेखा में भी एक चीज़ की बात करूँगा। मैंने कीवर्ड्स बना रखे हैं, आप उन कीवर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कीवर्ड्स का मतलब होता है जब हम कहीं कोई पॉइंट हमसे छूट ना चाहे। तो अब हम बात करते हैं सर क्रीक के बारे में। सर क्रीक क्या है? सर क्रीक के बारे में सर क्रीक से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु तथा पश्चिमतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले मैं पूर्वतम बिंदु की बात करूँगा। तो पूर्वतम बिंदु को बालागु भी कहते हैं। पूर्वतम बिंदु को कई किताबों में बालागु, कई किताबों में गोरमुता आदि नामों से जानते हैं। तो वो क्या है कि यह पर्टिकुलर एक लाइन नहीं खींची होती, प्राकृतिक क्षेत्रों में विभक्त होते हैं ये चीज़ें। तो कहीं कहीं किताबों में भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन ये भ्रमित वाले प्रश्न नहीं आते। अगर आते हैं तो क्लियर कट आते हैं, बालागु होगा या गोरमुता उस ऑप्शन में होगा। तो ये आपके पूर्वी देशांतर पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्वी देशांतर या पूर्व में स्थित सबसे पूर्वतम बिंदु किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं। पश्चिमतम बिंदु आपका रन ऑफ कच्छ में आता है। इधर आप देखें, रन ऑफ कच्छ में गुजरात प्रांत के रन ऑफ कच्छ के रण में एक बिंदु है सर क्रीक, वो 24 डिग्री पर है। यह बिंदु विवादित है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और यह विवादित एरिया जो कि लगभग 23.5 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान समझता है ये हमारा है, तथा चूँकि वह हिस्सा हमारे भारत क्षेत्र में आता है इसलिए इस क्षेत्र को विवादित माना गया है। और इस एरिया को नो मैंस लैंड, कोई भी इंसान इस क्षेत्र में नहीं जाता, विवादित एरिया कहलाता है। क्लियर? इसके बाद कहीं लोग इसमें भटक जाते हैं, रन ऑफ कच्छ में घूमने जाते हैं तो यहाँ भटक जाते हैं। इसके बाद मैं उत्तरतम बिंदु की बात करता हूँ। तो उत्तरतम बिंदु हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा बिंदु है? इंदिरा कॉल। इधर बालागु या गोरमुता या आपका सर क्रीक, राजहर क्रीक भी कई किताबों में मिल जाता है। इधर हम बात करें उत्तरतम बिंदु की। उत्तरतम बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल, जो गिलगित राज्य में
आता है, सॉरी गिलगित क्षेत्र में आता है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसका जम्मू कश्मीर का कुछ भाग और चीन भारत का लद्दाख का कुछ भाग चीन ने कब्जा कर लिया है तथा कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जो कि अवैध है, जो कि आगे चलकर हम इसको अपने में मिला लेंगे। तो इधर हम बात करें तो इंदिरा कॉल तथा दक्षिणतम बिंदु की आती है। तो दक्षिणतम बिंदु में प्रश्न आपका इस प्रकार आएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है या भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। दोनों प्रश्नों का अगर सवाल आते हैं तो आपको दोनों के ऑप्शन भी अलग आएंगे। प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु वो है केप कैमोरिन। कौन सा आता है, इधर मैं लिखता हूँ केप कैमोरिन। यह केप कैमोरिन कन्याकुमारी में है, जो कि तमिलनाडु का भाग है, तमिलनाडु राज्य का भाग है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो दक्षिण भारत का बिंदु, मतलब दक्षिण भारत का बिंदु केप कैमोरिन, भारत का दक्षिणतम बिंदु आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ग्रेट निकोबार के आपका सबसे लास्ट का जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक वहाँ गांव का नाम है। जब आप गूगल मैप देखोगे तो ग्रेट निकोबार में लास्ट में इंदिरा पॉइंट दिया होगा और इंदिरा पॉइंट में एक लाइट हाउस बना होगा, वहाँ तक ये इसका क्षेत्र आता है। मतलब ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पॉइंट की बात की, इंदिरा कॉल इधर बात की हमने, केप कैमोरिन इधर बात की, सर क्रीक इधर बात की हमने, बालांगू या गोरमुता। अब इसके बाद हम इसका और परिचय देखते हैं। तो परिचय देखेंगे हम कि यह भारत इसका समय, मानक समय रेखा की बात कर ली हमने। अभी देखते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री पॉइंट लगभग 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है। यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है तथा इसका जो हेडक्वार्टर या जहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं वो मानक समय रेखा से करते हैं, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद के पास, नैनी के पास है। इसके बाद मैं बात करूँगा भारत के पूर्वतम से लेकर दक्षिणतम बिंदु तथा पश्चिमतम से लेकर पूर्वतम बिंदु की बीच की लंबाई। मान लो कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। अगर यह प्रश्न आता है तो हम कैसे बता सकते हैं। तो अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो कितनी दूरी है, वो है उत्तर से, इधर देखें, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तथा पूर्व से पश्चिमतम या पश्चिम से पूर्वतम की सीधी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की सीधी लंबाई या दूरी की बात करें तो वो दूरी है 2933 किलोमीटर। दोनों ही किलोमीटर में है। क्लियर। इसके बाद ये हमारी दूरी हो गई। दूरी यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट, सर क्रीक से लेकर आपका बालागू या गोरमुता। जो आप देखो, आपको अगर लगे कि यहाँ पर सर कुछ मिसिंग हो रहा है तो आप उस टॉपिक को या उस बिंदु को कमेंट बॉक्स में डालें। इसके बाद हमने बात की, ग्लोब की स्थिति की बात कर ली, अक्षांशीय देशांतरी के विस्तार के बारे में बात कर लिया, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कितना है उसकी बात कर ली। ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, ये काफ़ी क्वेश्चनों में आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ यह जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल तक आते हैं। जब हम इसकी फ़िज़िकल बात करेंगे तो एक आपकी प्रश्न आया था
जो अभी हाल ही में 2020 यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन था, उसमें किस जो अक्साई चिन वाला भाग है, शायद ऐसा ही था, सियाचिन या अक्साई चिन वाला भाग, वो किस उसका लोकेशन बताया था, तो नुब्रा घाटी के ऊपर है या अक्साई चिन के नीचे है, सियाचिन पूछा था, तो वो या दक्षिण में है, यानी ऐसा कोई प्रश्न था। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर हमारे क्लियर होते हैं, वो कब क्लियर होंगे, जब हम इसको पूरा फिजिकल, पॉलिटिकल या पूरी तरह से मानचित्र से हम परिचित हो जाते हैं। देखो, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको अगर बताया जाए कि उस बंदे का घर या उस व्यक्ति का घर उस जगह है, तो आप कुछ दिनों बाद उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको वहाँ पर घुमाने चलूँ या उसका मैं आपका एक रेखा चित्र आपके लिए कागज़ पर एक रेखा चित्र बनाता हूँ, तो आपको वह आप नहीं भूलोगे, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके बाद मैंने सर्कलिक रेखा की बात की, इसके बाद मानक समय रेखा की भी हमने बात की। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रश्न बार बार आता है, हमें याद होना चाहिए। वो मानक जो समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्यों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, यह कीवर्ड्स जितने कम होंगे और जितने कम कीवर्ड्स से आपको अच्छी तरह याद होता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। यही कारण है कि मैं यहाँ पर ब्लैंक मैप की यूज़ करता हूँ, तथा मैं आपको जब भी इसका पॉलिटिकल या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँगा, तब मैं यहाँ चिन्हांकन के द्वारा ही समझाऊँगा, जिससे क्या होता है, क्या लिखना है वो हमारे माइंड में फीड रहता है। लिखा तो सब किताबों में है, आप इन सब चीज़ों को किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन कैसे पढ़ना है या कैसे सीखना है वो आप यहाँ पर सीखोगे। तो इसके बाद मैं बात कर रहा था 82.5 डिग्री, वो जो क्या है ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह काफ़ी बार आ चुकी है प्रश्न, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, कितने राज्यों से गुजरती है। कई बार हम भूल जाते हैं, याद किए थे, लेकिन हमको पता है कि यूपी से है गुजरती है। फिर गुजरती है आपका मध्य प्रदेश की, केवल सिंगरौली से। आपने मध्य प्रदेश की मेरी एक सीरीज़ देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली नामक ज़िले से मानक समय रेखा निकलती है, जो मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा नहीं है, भारत की मानक समय रेखा है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा होती तो प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी मानक समय रेखाएँ होती। तो यूपी दूसरे नंबर पे बात करूँ, एमपी या मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे बात करूँ, छत्तीसगढ़ जिसे हम सीजी भी कहते हैं, तथा चौथे नंबर पे आता है वो है आपका उड़ीसा, और पाँचवें नंबर की बात करता हूँ, वो आता है आपका आंध्र प्रदेश या एपी। क्लियर? तो आपको यह राज्यों के नाम पता होने चाहिए जहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है। इसके बाद जब भी हम बात करते हैं कर्क रेखा, मानक समय रेखा हो गई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में हम देखेंगे। ये आपकी मानक समय रेखा है, एज हो गई थी। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, अगर मानचित्र हमें पता है तो हमारा क्लियर हो जाता है। इधर देखो, मिजोरम, पूर्व से बात करें, मिजोरम ये मानचित्र बना हुआ है, इधर देखें मिजोरम, इधर थोड़ा सा हिस्सा आता है, वो आता है त्रिपुरा, चूँकि बांग्लादेश देश है इसलिए हमारे देश का भाग नहीं है। इसके बाद गुजरती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरती है झारखंड, उसके बाद गुजरती है झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़ के बाद आता है कर्क रेखा के क्रम में, पूर्व से पश्चिम तक के क्रम में बात करता हूँ। फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का थोड़ा भाग लगता है, और उसके बाद आता है गुजरात, और वह पाकिस्तान में होती हुई निकल जाती है। तो 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, हम बात करें गुजरात 1,
राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। टोटल 8 राज्य हैं। आप इनके अगर आप मानचित्र पता है तो आप क्रम भी ज्ञात कर सकते हो, तो बेहतर होगा आप मानचित्र की तरह सीखें। और आपको याद दिला दूं, जब भी आप वीडियो देखा करें तो एक कोरा कागज़ या आप एक डायरी साथ में रखें, पेन पेंसिल, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लो और इससे आप नोट्स बना लो। एक ब्लैंक मैप है वो आप अपने पास रखो या बनाने की आदत डालो, तो आप इससे मैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको वैसे भी पता होगा यूपीएससी या एमपीपीएससी, देखो ये मैंने इसलिए बताया, अगर इस लेवल पर हम स्टडी करते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अगर इनको हम आत्मसात कर लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है। हम विभिन्न विषयों से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं या अध्ययन भी कर सकते हैं। तो हमने ये 8 राज्यों के बारे में बात की। अब हम उन राज्यों की बात करते हैं जो अधिकतर राज्यों से स्पर्श करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो अधिकतर राज्यों से स्पर्श करते हैं? तो उनमें आते हैं उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों से स्पर्श करता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद मैं अगले राज्य की बात करता हूँ। वो राज्य है असम, जो 7 राज्यों से सीमा साझा करता है और आप मानचित्र देख लें, तथा अगर आपको उन राज्यों के नाम या उस केंद्र शासित प्रदेश या देश का नाम जानना है तो आप एटलस को खोल कर देखिए तथा जानिए तथा कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। तो मैं इससे संबंधित एक प्रश्न जो लास्ट में पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसके बाद एक प्रश्न मैं पूछूंगा, वो किस राज्य की सीमाओं के बारे में पूछूंगा, वो आपको आंसर करना होगा, और इनकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ। इसके बाद हम देखें तो अगला जो राज्य है वो है असम, जो 7 राज्यों को सीमा स्पर्श करता है। देखो मानचित्र हमारा बना हुआ है, कौन कौन सी सीमा होगी असम की, तो असम हमारा ये है। तो इससे पहले पश्चिम में पश्चिम बंगाल, इसके पूर्व में उत्तर पूर्व में आपके अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, पूर्व में मणिपुर, दक्षिण पूर्व में मिजोरम, दक्षिण में त्रिपुरा तथा दक्षिण में मेघालय। ये 7 राज्य उत्तर प्रदेश से आपके थोड़ा जल्दी बता देता हूँ मैं। उत्तराखंड आपका, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आपका नेपाल, जो कि देश है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले राज्य की, छत्तीसगढ़, जो कि 10 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ देखो मैं आपको बताऊं, ये आप एक प्रश्न ये भी है कि भारत के कौन से राज्य लैंडलॉक या अंतर्वर्ती राज्य हैं जो किसी समुद्री सीमा तथा किसी देश की सीमा से स्पर्श नहीं करते। वो कौन से राज्य हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तथा मैं अपने फेसबुक की भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आप मेरे ग्रुप से जुड़े रहेंगे तथा इनकी लिंक आपको मिलती रहेगी तथा आप मुझसे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो या अपने प्रश्नों को पूछ सकते हो, जिज्ञासा को खत्म कर सकते हो या शांत कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ 6 राज्यों को स्पर्श करता है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो मतलब इतने राज्यों को स्पर्श करता है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ 6 या 7, अभी 7 हो रहे होंगे शायद, 1 2 3 4 5 6 7। आप इधर क्लियर कर लें, यहाँ पर आप
संशोधन कर लें, यह 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखो मानचित्र होता है तो हम पूरा अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जब मानचित्र नहीं पता होगा तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से कितने राज्यों से क्लियर करें। इसके बाद हम मध्य प्रदेश और झारखंड की बात करें तो मध्य प्रदेश और झारखंड यह 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की सीरीज जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। झारखंड की बात करें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 1 2 3 4 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इनके बाद मैं बात करूं स्थल सीमा की, तो भारत की स्थल सीमा पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक सीमा रेखा है। यह सीमा रेखा कितने किलोमीटर लंबी है तो उसकी बात करता हूँ तो वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर लंबी भारत की स्थल सीमा रेखा है तथा यह सीमा रेखा भारत 7 राज्यों से सीमा साझा करता है तथा यह सीमा भारत के से संबंधित भारत के 7 पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है। तो मैं उन पड़ोसी देशों का बताना चाहूँगा। पाकिस्तान, इधर आपका थोड़ा सा हिस्सा जो पीओके से संबंधित है वो है अफ़गानिस्तान तथा उत्तर में आपका चीन और नेपाल, भूटान और पूर्व में इसका म्यांमार। तो कौन कितने देश हो गए थोड़ा गिन लें। 1 पाकिस्तान, 2 अफ़गानिस्तान, 3 चीन, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार। एक देश हमारा रह रहा है 1 2 3 4 5 6। तो यह स्थल सीमा 7 देशों से एक आपका मैं भूल रहा हूँ आ गया, ये है बांग्लादेश। क्या होता है काफ़ी सारी लंबी वीडियो बनाने के बाद माइंड से चला जाता है। तो इधर देखें तो बांग्लादेश, देखो इस पर काफ़ी सारा प्रश्न बनता है, ये भूल रहे हैं जब मैं भूल रहा हूँ और आप अनुमान लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन पता का आप क्या पूछता है यहाँ से, ऐसी भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? वही आंसर है। लगता अब उनको छोटा है, भूल रहे हैं ये भारत का पार्ट है, लेकिन यह बांग्लादेश है और ये सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से बनाता है। चलो भूलने के बाद एक मैं प्रश्न भी याद आ गया, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है इन्हीं क्वेश्चनों में। ठीक, तो हमारे 7 राज्य हो गए, 7 देश हो गए जिनसे हमारे भारत सीमा साझा करता है। कितनी करता है वो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद या मैं उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उससे देख सकते हो। हम अब बात करते हैं जलीय सीमा की। तो जल सीमा भारत या प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई भी हम बता सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भाग जो प्रायद्वीप की तरह होता हो, मतलब 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, चौथा ओर जमीन से लगा होता है। अगर चारों ओर से जमीन से घिरा होगा समुद्र से तो वो द्वीप कहलाएगा, इसलिए इसे लगभग प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये 3 ओर से घिरा होता है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। तो हम जलीय सीमा की बात करते हैं तो सर क्रीक से रण ऑफ कच्छ से लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक यह आपके सागर में नहीं आते, यह आपके बांग्लादेश आता है तथा यह म्यांमार के हिस्से में चला जाता है। उधर ये वाला पोर्शन म्यांमार के में है, ये मिजोरम भारत के में आता है। तो इधर ये पूरी लंबाई कितनी है, वो लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये आपकी स्थल सीमा, यह आपकी जल सीमा 6100 किलोमीटर, यह दूरी 6100 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं सर आपने ये लंबाई
क्या आपने द्वीपों को मिलाकर कहा? जी नहीं, द्वीपों को अगर मिलाया जाए, इन द्वीपों की बाउंड्री को मिलाया जाए, इन द्वीपों की बाहरी सीमाओं को मिलाया जाए तो वो टोटल होती है 75160 वो 0.5, मतलब 7516.5 किलोमीटर। कितनी होती है? 7516.5 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर लगभग ये पूरी लंबाई है जो द्वीपों को मिलाकर ली जाती है। तो द्वीपों को मिलाकर भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो प्रश्न आता है तो हम आंसर देंगे 7516.5 किलोमीटर। तथा भारत के दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कितनी है? प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई या प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा की लंबाई या समुद्री तट की लंबाई, आप तक समझ में आ रहा होगा, ये समुद्र है, ये तट है, इसका लंबाई 6100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई 1500 किलोमीटर। इसके बाद मैं बात करूँगा भारत के कौन से राज्य, कितने राज्य समुद्र तटीय भाग आते हैं? तो वह 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य यह समुद्र से सीमा साझा करते हैं या समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं। समुद्र तट, अब एक प्रश्न आपका पीएससी में कई बार आ चुका है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो चूँकि हमें यहाँ दिख रही है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश लगा आते हैं। यह इस मैप में थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। महाराष्ट्र की कम रेखा है, कर्नाटक की भी कम है। मानचित्र, यह रेखा चित्र कहें तो काफ़ी सही होगा। ये रेखा चित्र है, मानचित्र अलग होता है। मानचित्र किसी पैमाने विशेष पर बनाया जाता है। चूँकि यह रेखा चित्र है तो गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन ये चूँकि गलती मायने नहीं रखती। इसके बाद मैं बात करूँ स्थल सीमा की बात की थी तो वह 15,000 थी। सॉरी, ये 1500 मैंने गलत लिखा है, आप इसको करेक्शन कर लें। ये 15,200 थी, ये 2 लगाना मैं भूल गया था। तो टोटल जो लंबाई थी वो 15,200 किलोमीटर थी। करेक्शन कर लें इसको। इसके बाद जल सीमा की बात की, कौन से राज्य, कितने राज्य पश्चिमी या अरब सागर से तटीय रेखा बनाते हैं? वो है आपका 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। इसके बाद राज्यों के जो पूर्व से पूर्वी तट पर आते हैं वो है आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जो कट दिखता है वो है चिल्लिका लेक, खारे पानी की झील, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। पूर्वी तट पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, या प्रायद्वीपीय भारत में दूसरे नंबर पर गुजरात के बाद आने वाला सबसे लंबी तट रेखा वाला दूसरे नंबर वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इसके बाद हमने चर्चा करेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला तो गुजरात। एक और मैंने आपको बताया, अगर हम इन देशों की बात की, कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं, उन देशों की कौन कौन सी रेखाएं हैं, क्योंकि 2 देशों के मध्य एक रेखा खींची गई होगी, एक पार्टीशन लाइन होगी, उस पार्टीशन लाइन का कुछ नाम दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक हमेशा विवादित रहने वाली जो लाइन है, लाइन विवादित नहीं, लाइन एकदम क्लियर है, लेकिन इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ महोदय ने 15 अगस्त 1947 को यह विभाजन रेखा बनाई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और रेखा आती है, उसे डूरंट लाइन कहते हैं। इसे डूरंट लाइन कहते हैं। एक अंग्रेज़ अफसर मिस्टर डूरंट ने 1896 में एक रेखा बनाई जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी।
क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की जो रेखा थी उसे डूरंट रेखा कहते हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान का कुछ भाग, कुछ किलोमीटर वाला भाग भारत में आता है, इसलिए इसे ये भी हमारी अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है, इसलिए भारत अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा डूरंट रेखा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत और चीन की मध्य की रेखा। देखो, यहाँ आप अगर देखते हो तो मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन की मध्य की रेखा, जिसे मैकमोहन कहते हैं, सर मैकमोहन ने 1914 में भारत और चीन की रेखा को क्लियर किया। वो रेखा है आपकी सिक्किम से लेकर, सिक्किम और अरुणाचल वाले भाग को। आप इसे नहीं कह सकते कि सर लद्दाख वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके वो पाकिस्तान चीन के मध्य तथा उत्तराखंड तथा चीन के मध्य की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, तो वह गलत होगा। मैकमोहन रेखा केवल सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश वाले भाग को विभाजित करती है तथा बाकी वाले भाग में पर्वत तथा नदियां भारत तथा चीन के मध्य की सीमा रेखा को बनाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आप इसको भली भांति समझना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप इस वीडियो को दोबारा देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें, क्लियर देखें और स्किप ना करें। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अवश्य ही रिप्लाई करूँगा। और ये भारत का एक परिचय था। सामान्य परिचय मैंने नहीं लिखा, सामान्य परिचय में हम नॉर्मल परिचय दे देते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसके अभी पॉलिटिकल विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे, इसका वर्णन इसका, और जिसकी लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इनके राज्य तथा इनकी राजधानियाँ और कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके द्वीपों के बारे में। तो आपका यह सेशन यहीं तक रहता है। इसके बाद जो भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालें।